प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर BN जागृत, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मेरे पूर्व वीडियो में आप सबने आवा उपन्यास की व्याख्या सुनी और उसके बाद मैं आपको आवा उपन्यास की समालोचना समीक्षा की ओर ले चलती हूँ। आवा उपन्यास को जैसे कि मैंने बताया कि परदेसी राम वर्मा जी ने लिखा है। वैसे आप जानते हैं कि MA हिंदी फाइनल के 8वें प्रश्न पत्र में जनपदीय भाषा साहित्य के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी भाषा का हम अध्ययन करते हैं और छत्तीसगढ़ी भाषा के अध्ययन के अंतर्गत उपन्यास जो विधा है उस विधा में आवा उपन्यास को पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है, इसलिए हम आवा उपन्यास को पढ़ रहे हैं। विद्यार्थियों, जैसे आपने व्याख्या सुनी होगी तो उससे मुझे तो ऐसा लगता है कि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि उसको जो व्याख्या को पूरा सुन ले, उसकी पूरी कहानी को, पूरी कथा को सुन ले, समझ ले, तो उपन्यास से संबंधित जिस तरह के भी प्रश्न पूछे जाएं उसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो चूँकि शासन का ये ध्येय है कि हम बच्चों को कॉलेज में कोर्स कंप्लीट नहीं करा पाएंगे या नहीं करा पाए हैं, उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई है, तो उनके लिए इस तरह की ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा गवर्नमेंट दे रही है और इसी के तहत हम लोगों के ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, जिसमें अलग अलग विषय के अलग अलग प्रोफेसरों के आप व्याख्यान सुन रहे होंगे। तो फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और आपको आवा उपन्यास की समीक्षा के संबंध में आपसे मैं चर्चा करूँगी। विद्यार्थियों, जैसे कि आप सबको विदित ही है कि कोई भी जो रचनाकार है वो किसी रचना को इसीलिए प्रस्तुत करता है कि वो जो कहना चाह रहा है वो उसका माध्यम होता है। जो उसके मन में भाव हैं वो भाव को वो अपनी रचना के माध्यम से प्रस्तुत करता है लोगों के बीच में, और वो जो रचना है वो रचना का जो महत्व है उसमें उसका जो महत्व है वो निर्धारित इसी से होता है कि रचनाकार का मंतव्य क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो आपको मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगी कि आवा के बारे में मैंने व्याख्या वाले वीडियो में आपको बताया है। फिर आप ये सोच सकते हैं कि हाँ आवा है, लेकिन कैसा आवा है, इसमें क्या पक रहा है। तो ये आवा कैसा आवा है और इसमें क्या पक रहा है, इस संबंध में मैं आपको बताऊंगी कि ये आवा है भारतीय, जो प्रत्येक भारतीय था उसका हृदय रूपी आवा है। और इस हृदय रूपी आवा में क्या पक रहा है? इस हृदय रूपी आवा में पक रहा है आज़ादी रूपी भावना। आज़ादी रूपी भावना इस प्रत्येक भारतीय के हृदय में पक रहा है। ये हम उपन्यास को इस आधार पे समझ सकते हैं। मैंने पहले कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव है वो पूरे देश में था उस समय, तो छत्तीसगढ़ में भी उसका प्रभाव कैसा था। तो उस समय का जो प्रत्येक राज्यों में जो स्थिति थी, तो छत्तीसगढ़ राज्य में उसकी क्या स्थिति थी, इस चीज़ को आपको देखना है, समझना है, पढ़ना है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य के अंतर्गत परदेसी राम वर्मा जी का आवा बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि आप उसमें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि लोग उस समय क्या सोच रहे थे और कैसा कर रहे थे, ताकि वो अपना भी योगदान उसमें दे सकें। और वो योगदान को लेखक ने बहुत ही सुंदर ढंग से इस उपन्यास में प्रस्तुत किया है। आप लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ी भाषा जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य की राजभाषा है, संपर्क भाषा है, और 2007 में इसको राजभाषा का दर्जा मिला। और 2007 में राजभाषा का दर्जा मिला, इसका मतलब आप समझते हो? इसका मतलब ये है कि आप लोग किसी कोर्ट कचहरी कार्यालय दफ्तर सब में छत्तीसगढ़ी में आवेदन लिख सकते हो, मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर। तो
छत्तीसगढ़ राज्य में, तो आवेदन लिख सकते हो आप लोग, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। लेकिन आजकल की स्थिति तो ये हो गई है कि आपको कहा जाए कि आज छत्तीसगढ़ी बोलना है दिन भर, तो छत्तीसगढ़ी भी पूरा नहीं प्योर बोल पाओगे। आपको कहा जाए कि आज हिंदी बोलना है तो आप हिंदी भी नहीं बोल पाओगे। आपको कहा जाए इंग्लिश बोलो आज, तो भी वो नहीं होगा। तो भाई ये तो बहुत मुश्किल वाली स्थिति है। वो ना कि हमारे यहाँ एक मैडम है, उन्होंने बताया था कि भैया आजकल तो बड़ी अजीब स्थिति हो गई हमारे घर में। हमने कहा कैसे? तो बोले कि हमारे घर ना काम वाली आती है, वो छत्तीसगढ़ी में बोलती है, और मैं क्या है कि अक्सर बच्चे से इंग्लिश में बोलती हूँ, इंग्लिश की प्रोफेसर हैं वो, और उसके क्या बोलते हैं पापा हैं वो, उनसे हिंदी में बात करते हैं। तो क्या हो गया, अच्छा तो है, तीनों भाषाएं तो सीख रहा है बच्चा। हमने कहा, तो उन्होंने कहा बात ऐसी नहीं है मैडम, बात ये है कि एक दिन क्या हुआ कि आया बच्चा और दौड़ते दौड़ते मेरे से कहने लगा कि मम्मी मम्मी बेंद्रा इज कमिंग। अरे मैं तो सुन के एकदम शक्ति में रह गई कि बच्चा ये क्या बोल रहा है, मम्मी मम्मी बेंद्रा इज कमिंग। मतलब क्या कि आप समझ सकते हैं कि इस तरह से मिश्रित जो भाषाएं हैं उसका लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो हम जैसे आप जानते हैं पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में हिंदी छत्तीसगढ़ी भाषा में पीजी का कोर्स प्रारंभ किया गया है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा में आप एमए कर सकते हैं, जैसे आप हिंदी में अभी एमए कर रहे हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस तरह की भाषा हमारी है, छत्तीसगढ़ में रहने वालों की भाषा छत्तीसगढ़ी है, तो वो उसका सही मायने में उपयोग करें और लोगों से सीखे जाने। क्योंकि क्या होता है कि एक तो बहुत सारे शब्दकोश आ गए हैं, उन शब्दकोशों में अलग अलग क्षेत्र में बोली जाने वाली जो छत्तीसगढ़ी है वो छत्तीसगढ़ी कई बार ऐसे हो जाता है कि हम उस चीज़ का कुछ अलग अर्थ समझते हैं और शब्दकोश में कुछ अलग लिखा हुआ है। बहुत सारे शब्दों के साथ ऐसा है। तो मैं आपको खैर आवा उपन्यास की बात बताती हूँ कि आवा उपन्यास में जैसे मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ी को 2007 से राजभाषा का दर्जा दिया गया है, और आपको ये भी पता है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में स्थान पाने के लिए छत्तीसगढ़ अग्रसर है। और यदि 8वीं अनुसूची में उसको स्थान मिल जाता है तो इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ी भाषा की गणना भी भारत की प्रमुख भाषाओं में होने लगेगी। तो हम सब चाहते हैं कि 8वीं अनुसूची में वो सम्मिलित हो जाए। उपन्यास में हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो गांव है लिम तुलसी गांव को केंद्र में रखकर लेखक ने संपूर्ण छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता के लिए जो जागृति का प्रयास था वो, और देश प्रेम की जो भावना थी वो, और साथ ही अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी के प्रति लोगों की जो अगाध श्रद्धा भावना थी उसकी अभिव्यक्ति लेखक ने इस उपन्यास में की है। और आपने तो सुना ही होगा गांधी जी के बारे में कि गांधी जी को लोग अवतारी पुरुष कहते थे कि देश में इस तरह का संकट आया हुआ, देश को आज़ाद कराना है, इसीलिए भगवान अवतार के रूप में गांधी जी बनकर अवतरित हुए हैं। तो इसीलिए आपने ये भी गीत गाई होगी और सुना भी होगा, दे दिया आजादी तूने खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। ये गीत आपने बहुत सुना है। अब इस तरह से गांधी जी जो हैं उनके प्रति उनके मन में जो भावना थी वो भावना तो प्रत्येक देशवासियों के रूप में वो जगाना चाह रहे थे। परदेसी राम वर्मा जी स्वयं भूतपूर्व सैनिक हैं और उनके मन में देश प्रेम की भावना इस तरह से कूट कर भरी हुई है, और देश प्रेम की भावना जिसके मन में भरी हुई है वो इस तरह से सैनिक आर्मी सेवा में जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि पुलिस वाले लोग किस तरह से, आर्मी वाले लोग किस तरह से अभी इस संकट के समय में खड़े हुए हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो परदेसी राम वर्मा जी भूतपूर्व सैनिक हैं और अपने छत्तीसगढ़ महतारी के सपूत हैं, इसीलिए वो अपनी रचना में छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ का साहित्य और छत्तीसगढ़ के जो महान सपूत हुए हैं, महान पुरुष हुए हैं, छत्तीसगढ़ के जो बड़े कलाकार हुए हैं, उन लोगों के संबंध में वो लिखते रहते हैं। और आपको इसी संदर्भ में ये बताना चाहूँगी कि आप ये जो रचना देख रहे हैं उस रचना
तुलना में आप ये स्पष्ट रूप से देखते हैं कि वो यहाँ पे जो उस समय के महापुरुष, जैसे पहले तो एक चीज़ मैं बता दूं कि इन्होंने खूबचंद बघेल जी, जिनको कहा जाता है छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम स्वप्न दृष्टा, तो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम स्वप्न दृष्टा खूबचंद बघेल जी की जीवनी लिखी है, जो आगास दिया के नाम से प्रकाशित है। मैं ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ आपको कि परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आते हैं। 1 नंबर का आपका जो प्रश्न होता है उसमें वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होता है उसमें इस तरह के प्रश्न आते हैं कि आगास दिया किसकी जीवनी है, तो आगास दिया खूबचंद बघेल जी की जीवनी है। लेखक कौन है, तो परदेसी राम वर्मा। इसी तरह से इन्होंने पंथी गीत के पुरोधा श्री देवदास बंजारे जी की जीवनी लिखी है और उस जीवनी का नाम है आरुग फूल देवदास बंजारे की जीवनी। तो जैसे हम बात कर रहे थे आवा उपन्यास की, तो इस उपन्यास में उन्होंने रघुत्तम महाराज जो पात्र है उसके नेतृत्व में लीम तुलसी गांव में जो ग्रामीण हैं गांव के, वो लोग आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को अग्रसर करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि गांधी जी द्वारा बताए गए मार्ग पे चलकर हमको आज़ादी निश्चित रूप से मिलेगी, इसीलिए ये लोग विदेशी वस्त्रों की होली जलाते हैं, प्रभात फेरी निकालते हैं, रामलीला खेलकर लोगों में आज़ादी की भावना लाने वाले जो महापुरुष हैं उन लोगों के योगदान को बताते हैं और चाहते हैं कि लोग इसके प्रति जागरूक हो। एक बहुत ही अच्छा प्रसंग ये है इसमें कि जो बिसाऊ है वो वर्धा आश्रम गया था। वर्धा आश्रम में जाकर उसने देखा था कि किस तरह से गांधी जी हैं वो स्वयं ही सारा कार्य अपना करते हैं, तो उसको देख के वो बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि गांधी जी हैं और गांधी जी तो बढ़िया रहते होंगे मस्त आराम से और सब चीज़ उनको करके दिया जाता होगा। लेकिन जब वो वर्धा आश्रम में जाता है और देखता है कि गांधी जी अपना काम स्वयं ही करते हैं तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है। और जब वो गांव में आके चर्चा कर रहा है तो इस बात की भी चर्चा करता है कि हम लोगों को देखो, हम लोग एक मुखारी यानी दतौन तक को बच्चे की माँ से मांगते हैं और गांधी जी को देखो जो खुद काम कर रहे हैं। यहाँ संदेश ये है कि यदि घर का कार्य सब लोग मिलकर करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि घर में इस तरह से मिलकर कार्य करने की भावना रहेगी तो आगे आप कहीं जाएंगे तो वो काम जरूर करेंगे। और देखिए भाई, कोरोना के लॉकडाउन में आप लोग सब घर में हैं और घर में हैं तो मैं तो सोचती हूँ खास करके लड़कों के लिए कि आप लोग भी काम सीख लीजिए, क्योंकि बाहर जाओगे तो खुद ही करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा क्या बोल रहे हैं? अच्छा हाँ बेटा, हाँ जोमेटो स्विगी, हाँ लुटाओ, काम सीख लो, समझ गए? तो काम सीखना बहुत ज़रूरी है और हमारा जो देश है वो विकासशील देश है और विकासशील देश को हमें विकसित की श्रेणी में लाना है तो हमको सबको मिलजुल कर कार्य सीखना पड़ेगा। अब बिसाहू जैसे लोग आज़ादी के लिए गांधी जी के मार्ग में चले तो विष्णु दाऊ जैसे लोग भी हैं जो गांधी जी के मार्ग पे चलना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी उनकी कुटैव मतलब आदत है कि उस आदत के चलते वो बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं कि हम कैसे करें, इसलिए वो लोग दिखावा करना शुरू कर देते हैं। वो दिखावा करना शुरू कर देता है। गांधी जी जो कह रहे हैं, जो नारा दे रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उस बात को वो भी करता है, लोगों के साथ जाता है, कपड़े जलाता है, चंद्री फरिया जला दिए कहता है, और वो ये भी कहता है कि शराब नहीं पीना चाहिए, गांधी चलावे चरखीला, फोड़ो दारू के मरखीला, राम राज लाना है, पीना है पिलाना है, इस तरह से वो नारा देता है। लेकिन रात होने के बाद बढ़िया मस्त होके पीने लगता है। तो ऐसे जो दिखावा करने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोग उस समय भी थे, परंतु देश की आज़ादी की भावना ऐसी थी लोगों में कि ऐसे लोग भी बाद में बदल जाते हैं। तो विष्णु दाऊ इसका एक उदाहरण है, वो भी एक समर्पित कार्यकर्ता बन जाता है देश की आज़ादी में। और देखिए, समयलाल के रूप में लेखक ने जो बात आपको बतानी चाहिए वो ये है कि समयलाल को हमने बताया कि ये 9वीं कक्षा में पढ़ता है, दुर्ग में पढ़ने गया है अपने मामा के यहाँ, और वहाँ पर सुराजी लोगों के लिए काम करने के कारण उसको पकड़ लिया जाता है, पुलिस पकड़ लेती है। और पुलिस पकड़ती है, उसके बाद उस सुराजी को क्या सज़ा देती है? 3 बेत मारने की सज़ा देती है उसको। लेखक ने बड़े से आपको बताया है विस्तार से कि किस तरह से एक सिपाही एक हाथ को पकड़ा है पीछे तरफ से और
और दूसरा सिपाही है सिल्कन का कपड़ा पानी में डुबा के उसके हाथ के ऊपर रख रहा है और उसके बाद उसको सट से मार रहा है। मतलब लेखक के ये बताने का है कि जो स्वराजी थे, जो क्रांतिकारी थे, वो लोग किस तरह से कष्ट कितना सहकर हम को आज़ादी दिला पाए हैं। एक उदाहरण वो समयलाल के रूप में रखते हैं। मैं इस प्रसंग में आपको ये भी बताना चाहूँगी कि प्रिय विद्यार्थियों, शायद आप जानते हो कि बहुत सारे अंग्रेज़ों के ऐसे जो क्रांतिकारी थे उनके लिए ऐसी वो सजा के लिए स्थान चुन के रखते थे। जैसे कुछ क्रांतिकारी होते थे, उन लोगों को वो लोग एक ऐसी कोठरी में रखते थे जिसको गूना खाना कहा जाता था। और उस गूना खाना में जो क्रांतिकारी रखा गया है, वो गूना खाना ऐसा होता था, साइज उसका आकार ऐसा होता था कि ना तो वो ठीक से उसमें बैठ सकते थे, ना तो वो ठीक से उसमें लेट सकते थे, और खड़े होने का तो सवाल ही नहीं है। और विद्यार्थियों, आप गौर करें, ध्यान दें कि कितना कष्ट था उनको, क्योंकि उसी गूना खाना में ही उनको शौच करना है और खाना भी उनको उसी में दिया जाता था। वहाँ से निकलने ही नहीं देते थे, और बस अंधेरी कोठरी, ऊपर में एक छोटा सा छेद सा होता था कि हाँ थोड़ा सा प्रकाश उसमें आता रहे। और इस तरह से आप सोचिए कि वहीं रहना, वहीं खाना, वहीं तो कई वीर जो थे वो उसी गूना खाने में शहीद हो जाते थे। इतना कष्ट उन लोगों को दिया जाता था तो वो वहीं शहीद हो जाते थे। तो ऐसे कई बेनाम क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं जिनका हम लोग नहीं जानते, और आपको इस आज़ादी की कीमत समझनी होगी जो हमको बहुत आसानी से नहीं मिली है। तो इस बात को लेखक बार बार बताने का प्रयास करते हैं कि देखिए, आज़ादी के लिए सब ने किस तरह से मिलकर, प्रत्येक गांव वाले, प्रत्येक शहर वाले, सब ने मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को लड़ी है। जिनका नाम आ गया वो आ गया, और ऐसे लाखों लोग हैं जो बेनाम हैं, जो शहीद हो गए देश की आज़ादी के लिए। तो तो उस आज़ादी को मिलने के बाद हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से हम अपने सामाजिक समानता को बनाए रखें, ताकि देश है वो हमारा इस तरह से रहे कि एक सामाजिक सौहार्द की मिसाल बन जाए। वैसे भी हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, तो विश्व गुरु हैं तो विश्व गुरु के रूप में हमारा आचरण, हमारा व्यवहार हमारे देश में, हमारे समाज में होना चाहिए। इस चीज़ को लेखक सामाजिक समानता की बात करते हुए बताते हैं। महाराज जी से कहलवाते हैं, रघुत्तम महाराज जी से, कि मन के एक समान, मतलब प्रत्येक मनुष्य एक समान है, उसमें आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए। और फिर एक जो धार्मिक आडंबर की स्थिति जो है, धार्मिक रूप में जो पूजा पाठ आदि करना, और जानते हैं आप लोग कि बड़े बड़े लोग आश्रम बना लेते हैं और फिर गुरु जी कहलाने लगते हैं, और उसके बाद अभी कहाँ हैं ये भी सब पता है आपको। तो फिर मैं आज ये बताना चाह रही हूँ कि धार्मिक आडंबर की भावना को दूर करने के लिए लेखक ने उनसे, अंकलहा से ये कहलवाया है कि जो विष्णुदाऊ है ना, वो इसीलिए उसको चिल्लाता है, अरे क्या तुम लोग गाते हो, मंदिरवा में कहा करेल जइबो, घर ही के देवला मनइबो। ये जो पंक्ति है वो बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। आज आप देख रहे हैं कि ये स्थिति हो गई है इस कोरोना के लॉकडाउन में कि आज हर कोई, आप बमलेश्वर ही नहीं जा पाए, नवरात्रि चली गई, और आप अभी भी बहुत सा ऐसा है कि मंदिरों में नहीं जा पा रहे, मस्जिदों में नहीं जा पा रहे, चर्च घर में नहीं जा पा रहे, गुरुद्वारे नहीं जा पा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? अभी पूजा पाठ तो बंद नहीं किए हैं, पूजा कर रहे हैं ना। इसका कहने का मतलब ये है कि आप आडंबर नहीं भी करें तो भी आपकी जो धार्मिक भावना है वो भावना आपके अंदर होती है। आपका इष्ट देव, आपका भगवान, आपका प्रभु आपके अंदर होता है। इसीलिए तो कहा जाता है ना छत्तीसगढ़ी में, मन है चंगा तो कठौती में गंगा। मतलब क्या बोलते हैं, कबीरदास जी ने कहा कि मोको कहा ढूंढे बंदे में तो तेरे पास में। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, और मैं ही ब्रह्म हूँ अर्थात मेरे अंदर ही देवता है, देव है, भगवान है, परमेश्वर है। तो मतलब ये कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य यदि अपने मन में छल कपट प्रपंच जैसे भाव न रखे, उसका हृदय यदि पवित्र हो, तो प्रत्येक हृदय में और
प्रत्येक हृदय के हर कण में भगवान का वास होता है। यह चीज रघुत्तम महाराज के माध्यम से लेखक ने एक संदेश दिया है कि पाठक जो है वो पढ़े, विद्यार्थी जो है पढ़ें और समझें कि मन को पवित्र रखना बहुत जरूरी है। इधर उधर जैसे आजकल बातें हो रही है ना, उस तरह का जो माहौल चल रहा है ना, उस माहौल के लिए जगह नहीं। यदि हर मनुष्य का हृदय पवित्र हो जाए, वो अपने आप में छल कपट की भावना न रखे, तो सारा झगड़ा झंझट ही खत्म हो जाए। तो इस उपन्यास की विशेषता ये है कि ग्रामीण चेतना को दिखाने का जिस रूप में वो प्रयास किए हैं, वो सारे रूप जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी पक्षों को लेखक ने लिया है, सभी पक्षों पर प्रकाश डाला है। राजनीतिक चेतना के रूप में आप देख लीजिए कि गांव वालों में राजनीतिक चेतना ला रहे हैं। वो राजनीतिक चेतना क्या है? देश को आज़ाद कराना है। ये राजनीतिक भावना गांव वालों में आ रही है कि हम लोगों को आज़ाद होना है, दूसरे लोग आके हम लोगों पर शासन कर रहे हैं, हमको आज़ाद होना है। और जो राष्ट्रीय नेता थे उन लोगों के बारे में लोग जानने लगे हैं, महात्मा गांधी को जानने लगे हैं, जवाहरलाल नेहरू को जानने लगे हैं। तो और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जो उस समय के प्रमुख जो नेता थे उन लोगों का भी नाम वो लोग जानने लगे हैं, जैसे शहीद वीर नारायण सिंह और डॉक्टर खूबचंद बघेल जी, सुंदरलाल शर्मा जी और बैरिस्टर छेदीलाल जी, ठाकुर प्यारेलाल जी, इन लोगों का ये जय जयकार करते हैं। इसका मतलब इन लोगों के बारे में भी ये जानते हैं। अब सुंदरलाल गांधी जी को तो छत्तीसगढ़ का सुंदरलाल शर्मा जी को छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है, इसलिए कि जब कंडेल में पानी के लिए सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, धमतरी के पास गांव है कंडेल, वहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। तो उस आंदोलन में गांधी जी पहली बार छत्तीसगढ़ आए थे और जब वहाँ आए थे उन्होंने सुंदरलाल शर्मा को देखा था उस सत्याग्रह की अगुवाई करते हुए। तो सुंदरलाल शर्मा जी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने देखा कि ये हरिजन उद्धार के लिए भी कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह से बहुत पिछड़े हुए अंचल में रहकर इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, आप तो मेरे गुरु हो गए। और तब से लोगों ने उन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी कहना प्रारंभ कर दिया। और बैरिस्टर छेदीलाल के बारे में बताऊं कि उन्होंने देखो नाम के आगे क्या लिखा है, बैरिस्टर। बैरिस्टर जानते हैं ना, वकील, हाँ, एडवोकेट। तो बैरिस्टर इसलिए लिखा है कि छत्तीसगढ़ के वो प्रथम बैरिस्टर है, बैरिस्टर छेदीलाल जी। तो सामाजिक चेतना की बात आती है, राजनीतिक की, धार्मिक चेतना की, तो सब कुछ हमें दिखाई देता है। अस्पृश्यता की बात करें, जाति पाति जैसी कुप्रथा है उस पर महाराज बात करते हैं, चर्चा करते हैं और खुद अपनी पत्नी सावित्री को समझाते हैं कि तुमको भी जैसे मैं सोच रहा हूँ उस भावना से सोचना चाहिए, ताकि ये जो ऊंच नीच का जो भेदभाव है वो समाप्त हो सके। मैं ये कहना चाहती हूँ कि महाराज स्वयं कह रहे हैं, ऐसे ही आज सब महाराज लोग कहने लगे तो बात बहुत अच्छी हो सकती है भारत जैसे देश के लिए। दूसरी ओर स्त्रियों के प्रति जो सामाजिक सोच है उसमें परिवर्तन बहुत जरूरी है। ऐसे अब तो परिवर्तन बहुत हो चुका है, परंतु अभी भी आवश्यकता है और इसीलिए बार बार स्त्री विमर्श की बात चलती है। तो यहाँ पर स्त्री विमर्श इस रूप में आया है कि वो भूखिन बाई का एक प्रसंग रखते हैं कि भूखिन बाई है, उसके साथ ज्यादती हुई है और वो गर्भ से है और इसके बावजूद वो ये कहती है कि इस बच्चे को वो स्वयं पालेगी, इसका माँ बाप बनकर वो स्वयं पालेगी। मतलब ये भूखिन बाई के रूप में वो स्त्री का स्वाभिमान दिखाना चाहते हैं कि स्त्री में भी स्वाभिमान है। भाई आप उसको समझिए, स्त्री की जो भावना है उसको समझिए, पूरे विश्व की आधी आबादी की भावना को समझिए। तो इसी तरह से ये भूखिन बाई का लाते हैं प्रसंग और उसके बाद में एक प्रसंग वो ये भी लाते हैं सामाजिक समस्या के रूप में राधा सिकरनीन का। राधा सिकरनीन की समस्या ऐसी है कि रामाधार के साथ में उसका जब समाज में बैठक में ये कह दिया जाता है कि रामाधार राधा सिकरनीन
सिकरनीन को अपने घर में ले जाए। जंगलू ठेठवार रामाधार का पिताजी है और उसको कहा जाता है कि तुम भाई बहू के रूप में स्वीकार कर लो राधा सिकरनीन को। तो सिकरनीन मतलब वहाँ उसको फिर छोटी जाति का समझा जाता है, जंगलू ठेठवार अपने आप को ऊंची जाति का समझता है। तो जंगलू ठेठवार उस समय तो मान जाता है कि हाँ महाराज करके और ले आता है, और रामाधार से बार बार ये कहता है कि तुमको अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं रहा, तुमको अपनी जाति का ध्यान नहीं रहा, तुम कहाँ नीच जाति की लड़की को ले आए हो। और ऐसा कह कह के रामाधार इतना उत्तेजित हो जाता है सुन के पिता से कि वो राधा सिकरनीन की हत्या कर देता है, और हत्या वो कर देता है, उसके जुर्म में उसको जेल जाना पड़ता है। ये ध्यान नहीं रखा बिल्कुल जंगलू ठेठवार ने कि अब सामाजिक चेतना है वो बदल गई है, और तुमने जब समाज में स्वीकारोक्ति दे दी थी तो उसको रख लेते। आप इस उपन्यास में तो ये प्रसंग देख रहे हैं, लेकिन मैं वास्तविक बात आपको बताऊं कि कई लोग कहते हैं कि बहुत परिवर्तन हो गया, सब बहुत अच्छा है सब, लेकिन आप थोड़ा अंदर जाके अभी भी देखिए, अंदर के गाँव में जाके अभी भी देखिए कि यदि मान लो किसी एससी ने एसटी से विवाह कर लिया है, या ओबीसी ने किसी एससी से विवाह कर लिया है, या एसटी ने किसी से, मतलब किसी इस तरह से विवाह हुआ है, तो क्या होता है कि मान लो कि किसी एससी लड़की ने एसटी लड़के से विवाह कर लिया। अब विवाह तो उन लोगों का हो गया, बच्चे भी हो गए, बच्चे विवाह के योग्य हो गए, तो विवाह के योग्य होने के बाद समाज में ये बात उठती है कि एसटी में वो शादी की है, तो बात ये उठ रही है उस जाति से कि भाई तुम्हारे बच्चों की शादी हमारे समाज में तभी हो पाएगी जब तुम अपनी पत्नी का मरती जीती खिला दो। मरती जीती खिला दो मतलब छत्तीसगढ़ी में समझते हो, अंत्येष्टि क्रिया कर दो कि तुम्हारी पत्नी स्वर्गवासी हो चुकी है, और उसके बाद जब वो क्रियाकर्म करवा देता है, खिलाना पिलाना करा देता है समाज को, तब समाज वाले लोग कहते हैं कि हाँ तुम हमारे समाज में मिल गए हो, अब तुम्हारे बच्चों की शादी है वो हमारे समाज में हो सकती है। और उसके लिए फिर शादी होती है। तो शादी होती है तो आपको एक चीज़ बता दूं कि उस विवाह में जो उसके बच्चों का विवाह हो रहा है, चूँकि उसकी माता को तो उसकी अंत्येष्टि क्रिया कर दी गई है, तो इसलिए उसकी माता की जगह जो भी रस्म है उसकी जगह उसकी चाची या उसकी बड़ी जो भी रहती है वो निभाती है। परंतु विद्यार्थियों आपको एक चीज़ बताऊं कि उस माता को अपने बच्चों के विवाह में टीका तक लगाने का अधिकार नहीं दिया जाता है। ये बिल्कुल सच्ची घटना है, तो मैं आपको बता रही हूँ ऐसा होता है। तो ये जो राधा सिकरनीन है ना, जिसके प्रति जंगलू ठेठवार के मन में है कि ये छोटी जाति की, पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं, हमारा देश युवा देश है, तो युवाओं को थोड़ा इस संबंध में सोचना चाहिए। सामाजिक चेतना इस रूप में लाने के लिए ही लेखक ने राधा सिकरनीन का प्रसंग यहाँ पे रखा है। और रही बात संस्कृति की, तो संस्कृति आवा उपन्यास जो है उसमें उसको हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ी संस्कृति का दर्पण है। इसमें विवाह संस्कार में गाए जाने वाले गीत, विवाह में बजने वाले बाजे, फिर वो नकटी नाच करके होता है ना, रात में स्त्रियां करती हैं वो, और फिर यहाँ बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है इन्होंने। जब रघुत्तम महाराज नाराज हो जाते हैं, जो तुम लोग सब क्या क्या बात करते रहते हो, ऐसी बात करोगे तो भाई मैं तो तुम लोगों का साथ नहीं दूंगा करके, तो मैं भी नाराज हो जाऊंगा, साथ नहीं दूंगा नहीं, मैं भी नाराज हो जाऊंगा। तो उसी समय अंकल्हा जैसे यादव लोग दोहा गाते हैं ना, मड़ई देखा है दीपावली के पर्व में, या दीपावली के पर्व में देखे होंगे आप कि यादव लोग कैसे दोहा छोड़ते रहते, गाते रहते हैं। तो वैसे ही अंकल्हा क्या कहता है, गांधी बाबा के छेरी भैया मेरे नरियाए रे, गांधी बाबा के छेरी भैया मेरे नरियाए रे, भोला पी के मतलब ओला पी के बड़े महाराज सब्बर गजब खिसियाए रे। और फिर वो इस तरह से हंसी मजाक में वो वातावरण बड़ा ही अच्छा बन जाता है। और ऐसे ही दोहा उसमें भी देखते हैं आप लोग ने, विवाह में जब मायन होता है, खूब तेल लगा लगा के दूल्हा दुल्हन को पकड़ पकड़ के नाचते हैं, तो लोग दोहा पारते रहते हैं, मतलब दोहा जो गाते हैं उसको दोहा पारना कहते हैं। पर बाजा लगे कुबाजा भैया मोरे मन नहीं आए रे,
बाजा लगे कुबाजा भैया, मोरे मन नहीं आए रे, ऐसे पार बजा दे भैया बिहाव पार लग जाए रे। सी बजता है ना, इसीलिए मैं बता रही, दबड़ा दबाऊ दमाऊ सब, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लोकगीतों का बहुत सुंदर ढंग से इन्होंने प्रयोग किया है। अंकलहा की पत्नी के साथ बिसाहू का जो मजाक है, साड़ी पहन के आना और मतलब मैं तुम्हारी फूफू हूँ करके कहना, और जब उसकी पत्नी पैर छूने के लिए आगे जाती तो पीछे हटते जाना, क्योंकि गांव में जो परंपरा है उसके अनुसार जेठ के चरण स्पर्श नहीं करते, और अंकल जो बिसाहू है वो अंकलहा से बड़ा है। तो वो ऐसा बाद में पता चलता है कि ये बिसाहू है जो इस तरह से वो करने आया था, हंसी मजाक करने के लिए आया था। तो ये जो प्रसंग है वो प्रसंग ऐसा है कि उसमें आपको ये बताया जा रहा है कि देखिए छत्तीसगढ़ के गाँवों में कैसी सौहार्द की भावना है, लोग कैसे आपस में मिलजुल कर रहते हैं, ये आपको बताने का प्रयास लेखक ने किया है। और आवा में जो धार्मिक भावना का जो रूप है वो बहुत जगह पे दिखाई देता है। एक तो जब रामलीला शुरू करने वाले हैं, रिहर्सल प्रारंभ होने वाला है, उसके पहले अंकलहा है और घनाराम है, वो लोग जाते हैं बजरंगबली जी के मंदिर में और वहाँ जाके जोड़ा नारियल चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम लोग जो काम शुरू करने जा रहे हैं वो सफलतापूर्वक संपन्न हो। तो इस तरह से धार्मिक भावना के रूप में आपको ये भी दिखता है। आप लोगों ने देखा है रामलीला गांव में जो होता है, तो गांव में जो राम लीलाओं का मंचन किया जाता है उसको आप लोग जाके देखना जरूर, देखने के लिए, जानने के लिए कि वास्तव में ये सब किस तरह से होता है। वो रामायण आप देख रहे हैं वो तो अच्छी बात है, महाभारत आप देख रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन बिना कुछ सुविधा के किस तरह से रामलीला गांव में लोग खेलते हैं। दशहरा के समय बहुत सारे गांव में रामलीला खेलते हैं लोग, तो उसमें भी देवी देवताओं की वंदना की जाती है। हर प्रसंग, हर दिन के हर प्रसंग के पहले होने से, प्रसंग शुरू होने से पहले सब देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। और जैसे मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा कि देवी आ गई हैं, सरस्वती देवी, और सूत्रधार है वो सामने खड़ा है और देवी सरस्वती कहती हैं, मैं हूँ पुत्री ब्रह्मदेव की, मैं ब्रह्मलोक से आई हूँ, मैं ब्रह्मलोक से आई हूँ, मांग ले बेटा सूत्रधार, मैं वर देने को आई हूँ, मैं वर देने को आई हूँ। इस तरह से देवी देवताओं के प्रति जो आस्था है लोगों में, भगवान के प्रति जो आस्था है, वो आस्था हमको इस उपन्यास में भी देखने को मिलती है। उसके बाद अंत में देखते हैं कि लोग सब तीर्थ यात्रा के लिए भी जाते हैं। लोगों में ये भी एक धार्मिक आस्था का भाव है कि हम तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे, तो ये जगन्नाथपुरी जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन जाते जाते उन लोगों के साथ जो प्लेग बीमारी है उसकी चपेट में आ जाते हैं और अधिकांश लोग, रघुत्तम महाराज और अधिकांश लोग हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। अंकलहा और बिसाहू बचते हैं और उन लोग वापस आते हैं। और वापस आने के बाद में हम गांव में देखते हैं एक नवजागरण, एक जागरण तो पहले ही हो रहा था, और फिर हम देखते हैं कि एक और किस तरह से जागरण, तो जागरण देखिए कि यहाँ पे स्कूल खुल गया है, समयलाल पढ़ लिख के साहब बन गया है, दानेश्वर है वो दानी जो है महाराज जी का बेटा, वो जब विष्णु कहता है कि मैं महाराज जी की अस्थि को इलाहाबाद ले जाऊंगा, वहाँ ले जाके ठंडा करूंगा, तब मेरा मन हल्का होगा, लेकिन दानी है वो ये कहता है कि नहीं, हम पिता की अस्थि को राजिम ले जाएंगे, क्योंकि पिता का ये मानना था कि वो बड़े प्रगतिशील विचारों के थे रघुत्तम महाराज, और इसीलिए वो क्या कर रहे थे, वो संस्कृत की पाठशाला भी चला रहे थे गांव में, ताकि लोग पढ़े लिखे, शिक्षा के क्षेत्र में उनका ध्यान था और लेखक का ध्यान है कहना चाहिए, इसलिए उन्होंने रघुत्तम महाराज के माध्यम से संस्कृत की पाठशाला चलाने का प्रसंग भी इसमें दिया है। तो दानी ये कहता है कि हमारे लिए राजिम भी इलाहाबाद से कम महत्व का नहीं है। तो ये भी एक जागरण है, जागृति है कि आप इस तरह से सोच रहे हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि हमारा देश धर्म प्राण देश है, और यहाँ पर एक नदी के ऊपर से कोई गुजरता है तो वहाँ भी वो क्या कहता है, जय गंगा मैया, और एक सिक्का फेंक देता है। मतलब ये है कि हर
जहाँ पे नदी है वो उसके पीछे पवित्र भावना जुड़ी होती है, इसलिए हम गंगा नदी के रूप में ही उसको देखते हैं। तो इसीलिए इसने कहा कि मैं राजिम में अपने पिता का अस्थि विसर्जन करूँगा, इलाहाबाद नहीं ले जाऊँगा। तो ये भी एक क्या है, आप देख सकते हैं कि नव जागरण की स्थिति है। अब मैं इसके बाद आप लोग जैसे कहते हैं कि परीक्षा के रूप में सामान्य रूप से कि समीक्षा के जो 6 तत्व होते हैं, उपन्यास, कहानी, इनकी समीक्षा आप इन 6 तत्वों के आधार पे करते हैं। ये 6 तत्व कौन कौन से होते हैं? पहला कथानक या कथा वस्तु है, और दूसरा संवाद या कथोपकथन है, और तीसरा पात्र और चरित्र चित्रण है, चौथा देश काल और वातावरण है, और पांचवा भाषा शैली है, और छठवां उद्देश्य है। तो ये 6 तत्वों के आधार पर यदि आप इस उपन्यास की समीक्षा करते हैं तो आप देखेंगे कि हमने जितनी बातें अभी की हैं, सबसे पहली बात कथानक की, तो व्याख्या खंड में आपने देखा कि कथानक में आपको लिखना क्या होता है। कथानक में ये ध्यान रखना होता है कि कोई भी जो रचनाकार है, लेखक है, वो भाई जैसे कहते हैं ना कि हमको इस धरती पे एक घर बनाना है, तो इतना बड़ा तो पूरा धरती इतनी बड़ी पड़ी है, तो उसमें क्या पूरी धरती में घर बनाएंगे? उस घर बनाने के लिए हम क्या चुनते हैं? एक प्लॉट चुनते हैं। और ये इसी तरह से प्रत्येक रचनाकार है वो कोई विषय जो चुनता है वो विषय होता है उसका प्लॉट। तो इन्होंने चुना है विषय, वो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का छत्तीसगढ़ प्रदेश पर प्रभाव। उसको इन्होंने चुना और किस रूप में पढ़ा है, कितने सामान्य रूप से जीवन की गतियां चल रही हैं और इस आंदोलन को भी लोग साथ साथ चला रहे हैं। इस बात को इस इसके कथानक में लेखक ने बताने का प्रयास किया है। तो कथानक आप लिखें कभी भी तो किसी भी उपन्यास या कहानी का सारांश रूप जरूर लिखें और ये समझाएं कि लेखक उसमें सफल हुए हैं या नहीं। आपको क्या लगता है? आवा का कथानक पढ़ के आपको लगता है कि लेखक ने बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रस्तुत किया है? मुझे तो लगता है कि बहुत ही सुंदर ढंग से लेखक ने इसको प्रस्तुत किया है। जो वो कहना चाहते हैं वो कहने में वो सफल रहे हैं। दूसरा चित्र है संवाद या कथोपकथन। अब भाई संवाद जब तक होगा नहीं कोई कथा कैसे अग्रसर होगी? जब तक कोई एक दूसरे से बोलेगा नहीं तो कैसे बात पता चले कि आगे क्या होने वाला है? तो संवाद एक तो सरल सहज होना चाहिए और कथा को अग्रसर करने वाला होना चाहिए कि जब बिसाहू बता रहा है कि वर्धा आश्रम में ऐसा होता है, भाई मैं तो सुन के बड़ा दंग रह गया। और फिर हम सुनते हैं कि विष्णु दाऊ वहाँ आके पूछ रहा है, अच्छा तो तू देखा है तो कैसे भाई, क्या क्या तेरे को कुछ लगता है? तो वो जब विष्णु दाऊ जब कह रहा है और बिसाहू जब बात कर रहा है तो ये उत्सुकता होती है इन लोगों की बातों से, इन लोग के संवाद से कि लोग आगे क्या करने वाले हैं, खासकर विष्णु दाऊ के लिए कि अरे ये तो पीने खाने वाला आदमी क्या करेगा। लेकिन हम उसकी बातों को सुनते हैं और धीरे धीरे कथा है वो अग्रसर होते जाती है। तो जो पात्र हैं उन लोगों का जो संवाद होता है, उनका जो आपसी वार्तालाप होता है, वो उस वार्तालाप के कारण ही जो कथा है वो अग्रसर होती है। तो यहाँ पे संवाद है वो बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे भी हैं और सामान्य रूप से हैं। बहुत एकदम एक पेज का एक किसी का डायलॉग हो ऐसा नहीं है। तो इस दृष्टि से भी हम देखते हैं कि लेखक ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। तीसरा ये है कि हम कहते हैं कि पात्र और चरित्र चित्रण तीसरा तत्व होता है। तो पात्रों की संख्या यहाँ आपने देखी कि बहुत सारी है, फिर भी मुख्य पात्र के रूप में हम लेते हैं रघुत्तम महाराज को, बिसाहू को, विष्णु दाऊ को, घनाराम को, अंकल हा को। ये लोग हमको प्रमुख पात्र के रूप में दिखाई देते हैं। अब उसके बाद में हम स्त्री पात्रों में देखते हैं भूखिन बाई है, राधा सिकरनी है और मोंगरा बाई का नाम आता है और सवित्री का नाम आता है, महाराज की पत्नी। ये स्त्री पात्र हैं। उसका अंकलहा की पत्नी का सिर्फ जिक्र आया है, कहीं पे नाम नहीं है। इसी तरह से मोंगरा बाई का सिर्फ नाम आता है, सुरित सतनामी का सिर्फ नाम आता है, लेकिन उनका और अधिक विस्तृत हमको चित्रण नहीं मिलता है। इसके साथ ही गौण पात्र जो हैं उनमें जेठू है,
है, महाराजी है, हुमेंदी कोतवाल है, रिखी राम है, मेहतर है, रति राम है और शत्रुघ्न है। शत्रुघ्न ही अंगद का रोल करता है रामलीला में। और फिर गया मंडल है, मनराखन है, रामलाल है, विश्वनाथ है और छतर है जो नाचा मंडली का प्रमुख है, नंदराम है जो नाटक मंडली का प्रमुख है। फिर तेजराम गौटिया का नाम आता है, मनसाराम है, कलीराम मंडल है, भीखम गौटिया है, पोसूदास है, बलीराम है और सुरित सतनामी, जैसे मैंने एक बार फिर बताया आपको, बल्दू गौड़ का नाम भी आता है लेकिन उसका और कहीं चित्रण नहीं है। एक नाम आता है बेनूराम मंडल का और एक नाम है सजर अली। सजर अली जो है पात्र, वो पात्र जब हमने आपको बताया कि देश आज़ाद हो गया उसका भी चित्रण इसमें है। और उस समय आज़ादी के समय जब विभाजन हुआ था तो उस विभाजन में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रूप में दो देश बन गए थे। और जानते हैं आप लोग कि बाद में बांग्लादेश भी बन गया पाकिस्तान से अलग होके। तो यहाँ पर लोग जब कहते हैं कि मुसलमान जो है वो पाकिस्तान जाएंगे, तो सजर अली है वो इस बात को कहता है कि अरे ये कैसी आज़ादी मिली, कैसा हो गया ऐसा। तो रघुत्तम महाराज हैं वो कहते हैं कि अरे ये तो बहुत विकट स्थिति है। हम लोग जब दशहरा दिवाली में अपने घर की साफ सफाई करने के लिए एक सामान उस रूम से एक सामान उस कमरे में ले जाते हैं तो इतनी तकलीफ होती है। तो लोगों को एक देश से दूसरे देश आने में पूरा लांग लश्कर लेके कितनी तकलीफ होगी। ये भावना को उजागर करने का लेखक का तात्पर्य यह है कि विभाजन की जो पीड़ा है उसको वो प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो ये जो पात्र हैं वो पात्र, जैसे रघुत्तम महाराज पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो वो उस रूप में बात करते हैं, लोगों का नेतृत्व करते हैं। और जो लोग कम पढ़े लिखे हैं जैसे अंकलहा है, बिसाहू है, ये लोग कम पढ़े लिखे हैं तो ये लोग उस तरह से अपनी बात रखते हैं। तो प्रत्येक पात्र है उन लोगों का जो चरित्र है, देखिए चरित्र चित्रण करना है तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। चरित्र दो रूप से है, एक तो बाह्य चरित्र, दूसरा आंतरिक चरित्र। बाह्य चरित्र कैसा कि अरे ये तो बहुत ऊंचा पूरा लंबा सा है, बहुत गोरा दिखता है, बड़ी बड़ी इसकी आंखें हैं और कुर्ता पैजामा पहना है, तो ये सब क्या हो गया, बाह्य चरित्र हो गया, बाह्य व्यक्तित्व उसका। और आंतरिक व्यक्तित्व हम देखते हैं कि रघुत्तम महाराज को आप ले लें कि रघुत्तम महाराज शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं। ये उनका चरित्र चित्रण जैसे आप करते हैं कि उनकी जो भूमिका है उस पात्र की, उस भूमिका के आधार पर उसके चरित्र का चित्रण किया जाता है कि वो बुद्धिमान है, नेतृत्व क्षमता है उनमें, पढ़े लिखे हैं, वो एक न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। बुखिन के केस में भी वो एकदम न्याय की बात करते हैं और राधा सिकरनीन के केस में भी वो न्याय की बात करते हैं। और वो शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, उनमें राजनीतिक चेतना है। बहुत सारी ऐसे चरित्र की विशेषताएं हैं, बस आप बहुत सरल ढंग से समझ लीजिए। मैं अपनी बात को बहुत सरल शब्दों में, सरल भाषा में इसीलिए बता रही हूँ इस वीडियो में ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो ये चरित्र चित्रण और पात्र और चरित्र चित्रण तत्व है। उस समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहानी क्योंकि उसका आकार छोटा होता है इससे उसमें पात्रों की संख्या कम होती है, लेकिन उपन्यास उसका आकार बड़ा होता है। एक मुख्य कथा के साथ साथ अन्य उपकथाएं भी चलती हैं, इसलिए उसमें पात्रों की संख्या ज़्यादा होती है, अधिक होती है। परंतु उसमें भी कुछ पात्र मुख्य होते हैं, कुछ पात्र गौण होते हैं। अक्सर आप इस तरह से देखते हैं कि एक नायक हो, एक नायिका हो, तो उस रूप में यदि आप आवा में देखिए तो आवा में कोई नायक नायिका नहीं है, पूरा गाँव है, पूरा गांव है। जैसे आपने मैला आंचल पढ़ा होगा तो मैला आंचल उपन्यास में आप देखते हैं कि पूरा वो मेरीगंज गांव है, वो ही पूरा उस समझ लो वही नायक है। उसी तरह से ये लीम तुलसी गांव है, उसकी कहानी है, तो इसमें कोई हीरो हीरोइन मतलब नायक नायिका नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, और इन पात्रों के बेटों के नाम भी आप लोग याद रख लें। जैसे अंकलहा है तो उसके बेटे का नाम संतराम है, बिसाऊ है तो उसके बेटे का नाम सभाराम है, घनाराम का बेटा समेलाल का जो हमने प्रसंग आपको बताया था वो घनाराम का बेटा है समेलाल,
और महाराज जो हैं उनके बेटे का नाम दानी है। तो इस तरह से इतने सारे पात्र हैं इस उपन्यास में। इन पात्रों का जो अपना अपना कार्य है उस कार्य के अनुसार आप इनका चरित्र चित्रण कर सकते हैं। अब आते हैं हम भाषा शैली पे। तो आपको मैं बताऊं कि छत्तीसगढ़ी के जो 8 प्रकार हैं, उन 8 प्रकारों में से जिस भी प्रकार को जो बोलता होगा, जो विद्यार्थी बोलता होगा, तो विद्यार्थियों में आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस उपन्यास की जो भाषा शैली है, जो छत्तीसगढ़ी है, वो छत्तीसगढ़ी इतनी अच्छी, सरल, सहज है कि आप उसको पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं। बहुत ही रोचक है और बहुत रोचक ढंग से लेखक ने इसको प्रस्तुत किया है। इनकी भाषा शैली, जैसे आप हिंदी में जानते हैं ना, हिंदी में 3 शैलियाँ होती हैं, एक उर्दू, दूसरा संस्कृत निष्ठ शैली और तीसरा हिंदुस्तानी शैली। तो प्रेमचंद जी को आप पढ़ते हैं तो प्रेमचंद जी आपको कैसे लगते हैं? सरल लगते हैं ना? उनकी कहानी, उनके उपन्यास पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है ना कि समझ में आ रहा है। अब इधर आप जयशंकर प्रसाद जी को रख लीजिए, उनको जैसे आप पढ़ते हैं तो लगता है अरे थोड़ा बड़े कठिन शब्द आ रहे हैं, तत्सम शब्दों का प्रयोग वो ज़्यादा करते हैं। मतलब उनकी जो शैली है वो संस्कृत निष्ठ शैली है और प्रेमचंद जी की जो शैली है वो हिंदुस्तानी शैली है। तो हिंदुस्तानी शैली प्रेमचंद जी के लिए जैसे कह रहे हैं हम, वैसे ही आवा के लिए आप समझ लीजिए कि ये छत्तीसगढ़ी की ऐसी शैली है जिसको लेखक ने इस उपन्यास में प्रयोग किया है, जो सबके लिए बहुत आसान है, सरल है और सबसे अच्छी बात है रोचक है। और इसमें रोचकता बढ़ाने के लिए इन्होंने विशेष रूप से कहावतों का प्रयोग किया है, जिसको छत्तीसगढ़ी में कहते हैं हाना। हाना मतलब आप पूरा खोजेंगे ना एक एक पढ़ के तो आपको 70-80 से ज़्यादा हाना मिल जाएंगे। कुछ हाना, कुछ कहावत में आपको बताऊं, बिन मिले सरग नहीं दिखे, आप लोग प्रयोग करते हैं, छत्तीसगढ़ी बोलते होंगे तो। आगी खाही त आंगरा हगबे करही, हाँ, कहाँ गए कहूँ नहीं, काल आने कछु नहीं, आंध्रा बाटे रेवड़ी त आप ला दे, जैसे आजकल हो थे। जेखर रहे लोहा के दांत तउन खाए ससुरार के भात। प्रिय विद्यार्थियों, विशेष रूप से गर्ल्स ध्यान रखें, जेखर रहे लोहा के दांत तउन खाए ससुरार के भात। भड़क के सड़क धरना, अरे भाई एकदम ताव में नहीं आया करो, है ना। तहिया के बाद लबैया लेके घर के बेदी लंका छेदी। रामायण देखते हुए आपने देखा होगा कि ये कहावत कैसे बनी। घर के भेदी लंका छेदी, ये कहावत में बना हुआ है ना, कि किस तरह से जो लंका का भेदी था उसने सारे रहस्य शत्रु दल को बता दिया और उसने लंका को नष्ट करा दिया। जहाँ राम रामायण तहाँ कुकुर कटायन, ये भी हाना है, छत्तीसगढ़ी में लोग प्रयोग करते रहते हैं। गोड़ गांव मगाड़ा सियान, है ना, अंधों में काना राजा, हिंदी में आपने पढ़ा है। पूस बरी कीरा बरी, कहते कि पूस महीने में कभी भी बड़ी नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो उसमें अवश्य कीड़ा पड़ जाता है। अब जेकर खाएन तेकर गायन, हिंदी में क्या कहेंगे, जिधर बम उधर हम, वही बात है। गांव के जोगी जोगड़ा आन गांव के सिद्ध, आय करत बाएं हो गए। डार के चुके बेंदरा और अषाढ़ के चुके किसान। जो किसान घर से ताल्लुक रखते हैं उन लोगों को ये बहुत अच्छे से पता होगा। और गांव बिगाड़े बमना और खेत बिगाड़े सोमना। तेली कुर्मी बनिया नींबू और कुसियार, दाबे में रस देत है ए पांचों होशियार। जेकर बेंद्रा तेकर सोनाचे, पानी में गोबर करही तो एक दिन उफलाबे करही। आप उन लड़कों के लिए, उन युवाओं के लिए, केवल लड़कों के लिए नहीं, कि जब यथार्थ में आप पैर रखेंगे तब भूल गए राग रंग, भूल गए छगड़ी, सुरता है नून तेल और लकड़ी। तो इस उपन्यास में हम देखते हैं कि लेखक ने सामूहिकता की भावना, समन्वय की भावना, भाषा, ये उद्देश्य है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ का जो छत्तीसगढ़ में रहने वालों, छत्तीसगढ़ के लोगों को लोग सब ऐसे भी कहते हैं कि यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं। तो यहाँ की जो सामूहिकता की भावना है, समन्वय की भावना है, उसको प्रस्तुत किया है लेखक ने। और छत्तीसगढ़ की वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, उसको प्रकट किया है लेखक ने। और इसीलिए तो कहते हैं ना, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ओके, धन्यवाद।